हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के रिजल्ट्स के बारे में कल एक वीडियो हमने शेयर की थी। उसके रिजल्ट के बाद आज शेयर्स की क्या हालत रही, सब कुछ जो है जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात, आज का श्रेय किसको जाता है? आज का पूरा जो श्रेय है वो जाता है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को। वो बताऊंगा डिटेल में क्यों। सबसे पहले निफ्टी आज खुलते हैं बहुत ही बढ़िया लेवल्स के ऊपर। 18382 ये ओपनिंग प्राइस थे जहां पर बाजार खुले, और इसी के आसपास केवल 2 पॉइंट ऊपर जो है एक हाई बनाता है आज का, और उसके बाद बाजार नीचे फिर एक पुल बैक। और ये पुल बैक क्यों आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर बाजार के अंदर पुट कॉल रेशो एक रिकवरी की बात कर रही थी। बाकी सारे डेटा एनालिसिस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। आज भी पुट कॉल रेशो अभी भी बाउंस बैक अलाउ कर रही है, लेकिन आज जो हुआ वो अब आपने ध्यान से देखना है। आज के लो थे 18048। अगर आज कोटक महिंद्रा बैंक नहीं होता तो आज आपको 18,000 के नीचे भी एक बार निफ्टी जाता हुआ नजर आ जाता। आज की पूरी जो पारी है वो जाती है कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक निफ्टी स्टॉक्स को। और बैंक निफ्टी स्टॉक्स को भी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कोटक महिंद्रा बैंक को ही। आज सुबह से ही ऑपरेटर को पता था कि भाई साहब बाजार मंदे हो सकते हैं, उसने सुबह से एक शेयर को पकड़ लिया, कोटक महिंद्रा बैंक को। बाकी बैंकों के अंदर भी गिरावट आ गई थी, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक ने लास्ट तक अपनी जो है 2-2:30 बजे तक भी अपनी जो तेजी है वो छोड़ी नहीं। और आज वॉल्यूम्स नॉर्मल वॉल्यूम्स के मुकाबले में 4 गुना थे। और कोटक महिंद्रा खरीद के आप रखोगे तो अल्टीमेटली बैंक निफ्टी को गिराना इतना आसान नहीं होगा। और बैंक निफ्टी आज भी हालांकि 1-2 बार माइनस में तो गया, लेकिन क्षण भर के लिए तो बैंक निफ्टी बहुत ही मजबूत था आज। और कुल मिलाकर 39,500 के आसपास और 600 के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कंसोलिडेट किया। और लास्ट में 2:30 बजे के आसपास क्या हुआ वो भी मैं आगे चर्चा करूँगा। उसकी बदौलत आप देखेंगे कि निफ्टी 50 के अंदर भी पुल बैक आ गया। देखिएगा, जो कोटक महिंद्रा गिरा नहीं तो बाकी जो फिर अपॉर्चुनिटीज़ जो फंड होते हैं, जो करीबन 2-2:30 बजे एक रिस्क टेकर होते हैं कि ठीक है ऑप्शंस के प्रीमियम दो और अब एक तरफा जो है बाइंग या सेलिंग कर दो। तो बाजार, उनको पता था कि निफ्टी बैंक नीचे आने के लिए तैयार नहीं है और नीचे काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है, तो उन्होंने 2:30 बजे सीधा एक ही गेम खेला। अब 1 घंटे का समय उन्होंने बाजार को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। ऐसा थर्सडे की वीकली एक्सपायरी में हम अक्सर देखते हैं कि बाजार एक तरफ जो है 2:30 बजे के आसपास जो है मूव कर लेते हैं। तो पिछले हफ्ते भी ऐसा ही हुआ था, और इससे पहले कभी कभी हमने ऐसा भी देखा कि ऊपर के लेवल पे सेलिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी फंड है ये करीबन 2, सवा 2 बजे, 2:30 बजे एक्टिव होते हैं और बाजार को एक डायरेक्शन की तरफ मूव कर देते हैं, यानी कि जिसका पलड़ा भारी होता है उधर उस बाजार को खींच लेते हैं। तो आज देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर पलड़ा भारी था बैंक निफ्टी स्टॉक्स का, तो उन्होंने बैंक निफ्टी स्टॉक्स को खींचा, जिसकी बदौलत पर आप निफ्टी के अंदर भी बहुत ही कम गिरावट आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज का सारा श्रेय जाता है कोटक महिंद्रा बैंक को। उसकी वजह से फॉलोअप जो है बाइंग बाकी शेयर्स में आई। HDFC बैंक माइनस में काम कर रहा था, इंडसइंड बैंक में तो अच्छी खासी गिरावट हो गई थी, एक्सिस बैंक भी 800 रुपये के नीचे चला गया था, लेकिन सब कुछ कोटक महिंद्रा बैंक के नाम। तो आज का जो भी आप ये कम गिरावट देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बदौलत देख रहे हैं। 18,178 का पॉइंट निफ्टी के ऊपर क्लोजिंग का। 3 नहीं है, 4 कैंडल हो चुकी हैं, लेकिन 3 बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली रेड कैंडल्स हैं। चौथा दिन या तो कंसोलिडेशन का होगा या पुल बैक का। लेकिन सबसे खास बात यह 18,050 के ऊपर जो बाजार बना रहता है, क्योंकि 18,200 एक अच्छी सपोर्ट थी, वहाँ से अगर बाजार टूट के आया है तो 18,200 अब पार करना इतना आसान नहीं है बाजार के लिए। और क्योंकि लगातार 2 दिन बाजार 18,200 के आसपास जो है रहा और उसके नीचे आज फिर क्लोजिंग हुई है, तो ये कुल मिलाकर ये संकेत दे रही है कि निफ्टी के अंदर वीकनेस ज़्यादा है। और यहाँ पर वीकनेस कहाँ से आ रही थी? रिलायंस में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग थी 50 पॉइंट की, इन्फोसिस, TCS। तो देखिएगा ये जब दिग्गज माइनस में जाएंगे तो बेचारा निफ्टी क्या करता है। लेकिन निफ्टी को संभाला किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने, HDFC लिमिटेड ने, ICICI बैंक ने। और ICICI बैंक भी इसलिए चला क्योंकि कोटक चला।
ये भी भाई साहब 750 के नीचे काम कर रहा था, 745 पे। बट कोटक महिंद्रा बैंक ने बता दिया था भाई आज बैंक निफ्टी को हम नीचे नहीं आने देंगे। और फिर देखिएगा वीकली एक्सपायरी थी, तो 2:30 बजे वाले जो अपॉर्चुनिटी फंड है जो कि बस दिन भर शायद काम नहीं करते हुए देखते हैं कि 2:30 बजे किधर बाजार को खींचना है, कि किधर जो है लोग फंसे हुए हैं, और वो जिधर फंसे होते हैं उसके अगेंस्ट वो बाजार को खेल लेते हैं, यानी कि फंसे हुए को और फंसा देते हैं। तो उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, क्योंकि अगर शॉर्ट्स थे तो क्योंकि सेलिंग हुई और उसके बदौलत जो है शाम को पुल बैक आया। अब ये देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशो, एडवांस डिक्लाइन रेशो अभी भी नेगेटिव थी, और देखिएगा मिड कैप इंडेक्स आज भी माइनस में बंद हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये देखिएगा ये बैंक निफ्टी स्टॉक्स से फाइनेंशियल्स ने आज बाजार को संभाल के रखा। हालांकि भी साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट आए थे, साउथ इंडियन बैंक ने लॉस रिपोर्ट किया इस क्वार्टर के अंदर, तो वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक जो है आपको लगेगा कि बैंकों के अंदर अच्छी तेज़ी हो रही है और बैंक लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उनके रिजल्ट्स जो है आज पेश किए गए। फाइनेंशियल्स में सबसे कम रिजल्ट आए हैं, तो फाइनेंशियल्स में आज जो रिजल्ट आए हैं और फाइनेंशियल्स रिजल्ट लेट दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी फाइनेंशियल्स में बेशक से शेयर प्राइस ऊपर की तरफ चल रही है, लेकिन फाइनेंशियल्स में उतना दम नहीं है, क्योंकि HDFC बैंक के रिजल्ट्स में भी हालांकि रिजल्ट अच्छे थे नो डाउट, लेकिन जो ग्रोथ थी वो नहीं थी, अदर इनकम्स के फिगर्स ज़्यादा थे। अब कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर मुझे एक बार तो ऐसा लगा कि अगर ये 6% की तेज़ी है तो कोई इन्फॉर्म्ड बायर है क्या एक HDFC बैंक अपनी जो सब्सिडरीज हैं उनको जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराने वाला है या शेयर होल्डर को पैसे देने वाला है, इस तरीके का मूव लग रहा था देख के कि किसी को जो है इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि करीबन 3 गुना से ज़्यादा वॉल्यूम जो नॉर्मली होते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के उनसे ज़्यादा, यानी करीबन 4 गुना के आसपास जो है वॉल्यूम थे कोटक महिंद्रा बैंक में, और यही आज का जो है सितारा था, क्योंकि इसका वेट काफ़ी अच्छा था और उसकी बदौलत बाकी बैंकों ने भी जो है अपने आप को संभाल लिया। अगर ये वीक हो जाता तो शायद बाकी बैंक निफ्टी जो है 40,000 के पार नहीं होता, और बैंक निफ्टी में जो 40,000 की क्लोजिंग दी गई है वो टेक्निकल लेवल्स पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है नज़र आ रही है। लेकिन अगर निफ्टी वीक रहेगा तो बैंक निफ्टी भी देखिएगा उसको अपने आप को नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि अंत में जो है निफ्टी के साथ ही जो है बैंक निफ्टी को भी चलना ही पड़ेगा। टाटा मोटर्स, ग्रासिम, भारत पेट्रोलियम, HDFC लिमिटेड ये तेजी के सितारे थे, और जहाँ पे कमजोरी थी एशियन पेंट्स। ये देखिएगा ध्यान से समझिएगा, मैं एशियन पेंट्स पर विशेष चर्चा आपके साथ करूँगा कि देखिएगा एशियन पेंट्स एक लीडरशिप कंपनी है, लेकिन कुल मिला के क्रूड ऑयल के जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो इनकी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है, यानी कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ने की वजह से जो इनकी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मार्जिन के ऊपर इनके पास डेंट पड़ेगा, और वो सारा का सारा कंज्यूमर को पास करना इतना आसान नहीं है। हालांकि अभी जब मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपको तो ब्रेंट क्रूड करीबन 2.5% की ऊपरी लेवल से करेक्ट होकर काम कर रहा है, ये थोड़ा सा रिलीफ है। हिंडाल्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये भी वीकनेस के साथ है, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थी देखिएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर, हीरो मोटोकॉर्प, अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, इस तरीके के जो शेयर्स है ये कमजोरी के साथ काम कर रहे था। जो मेटल्स के ऊपर भी जो है थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिला। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इंडेक्स के अंदर हैवी वेट्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, देखिएगा सभी कंपनीज के जब रिजल्ट एनालिसिस हम कर रहे हैं तो 3 चीज़ें बड़ी कॉमन निकल कर आ रही हैं। मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है और उसको कंपनी अच्छे तरीके से पास ऑन नहीं कर पा रही है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि एम्प्लॉइज़ बेनिफिट एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, यानी कि सैलरीज़ का जो फिगर है वो अब दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ है, यानी कि जो कंपनी कोविड का सहारा लेके अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी कट कर रही थी उनको भी देनी पड़ रही है। इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस थे वर्क फ्रॉम होम की वजह से वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बन रहा है। अगर आप कहीं पर भी मटेरियल खरीदने जाएंगे, इवन आप अपने घर में भी अगर रेनोवेशन कराएंगे तो सभी चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा है, यानी कि और जब आप दुकानदारों से बात करोगे तो वो कहेंगे जी देखिएगा जी 10 से 15% तो पिछले 1.5-2 महीने में भी बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में वो डिमांड वाली इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन इस वजह से है क्योंकि जो सप्लाई चेन की डिस्टर्बेंस वर्ल्ड वाइड हुई है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमें महंगाई तो देखने के लिए मिल रही है, लेकिन वो जो रियलाइजेशन है वो कंपनीज़ के प्रॉफिट में नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं बहुत सारी कंपनीज़ के जब रिजल्ट एनालिसिस है जनरली करता हूँ, तो अभी मैं कुछ कंपनीज़ के रिजल्ट भी देख रहा था। अभी मैं एग्रोटेक फूड लिमिटेड के भी जो है रिजल्ट देख रहा था, तो वहाँ पे एक FMCG कंपनी के अंदर भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो मार्जिन्स की परसेंटेज 3% गिर गई है, यानी करीबन 7.5% से गिर कर कभी 4.5% के आसपास जो है मार्जिन्स आ गए। तो इसका मतलब ये है कि FMCG जैसी कंपनीज तक भी उस इन्फ्लेशन के इफेक्ट को फेस कर रही है और मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर, इसका मतलब प्रॉफिट के ऊपर।
तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क जो है बाजार को लग रहा है, और जैसा मुझे भी लग रहा था कि रिजल्ट आने के बाद जो है बाजार ऊपर से करेक्ट होगा। और आज हेवल्स के अंदर भी देखिएगा वही सेम प्रॉब्लम थी, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ गई, अदर एक्सपेंसिव बढ़ गए, वो सारी जगह कॉमन एक चीज़ निकल कर आ रही है। सभी रिजल्ट एनालिसिस के अंदर अगर आप फाइनेंशियल्स को हटा दें तो एक चीज़ बड़ी कॉमन है, मटेरियल की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन, ट्रेडिंग गुड्स की कॉस्ट बढ़ी हुई आ रही है, एम्प्लॉय के खर्चे बढ़े हुए आ रहे हैं, और साथ में अदर एक्सपेंसिव बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से नेट मार्जिन घट रहे हैं। सिमिलरली केमिकल कंपनीज के साथ है, केमिकल कंपनीज में जो भी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से आप देखिएगा उनकी इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ेगी, फिनिश गुड्स की भी और वर्क इन प्रोग्रेस की भी, और इसकी वजह से जो है प्रेशर्स आगे भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप देखिएगा दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोराइन, आरती इंडस्ट्रीज़ या बाकी जो केमिकल कंपनीज़ हैं, दीपक नाइट्राइट जैसी, उन कंपनीज़ के अंदर भी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल रही है। और शायद ये अभी थमे भी ना, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ रहेंगे तो ये अभी और भी पेन बढ़ सकता है। लेकिन निफ्टी बैंक जो है आज अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, 40,000 के ऊपर जो है। हालांकि बुल्स ने बाजी जीत ली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 2:30 बजे के बाद जो अपॉर्चुनिटी फंड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, उसकी वजह से शायद ये आपको एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। और इसका जो रोल प्ले था वो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ था, क्योंकि जिन लोगों ने भी इस बार पोजीशंस बनाई थी, अगर इस पूरे हफ्ते के अंदर बैंक निफ्टी की पोजीशंस देखें तो निफ्टी के कमज़ोर होने के बावजूद भी बैंक निफ्टी में वीकनेस नहीं आ रही थी, यानी कि ऑपरेटर्स ने अपने सौदे 40,000 के आसपास की निफ्टी के बना रखे थे। और क्योंकि जब हफ्ते की शुरुआत हुई थी तो 40,000 की ही बैंक निफ्टी के आसपास से शुरुआत की थी हमने, यानी कि वहाँ पर पुट और कॉल दोनों जो है ऑपरेटर्स ने सेल कर रखी थी, यानी कि कॉल भी सेल कर रखी थी और पुट भी। तो ऑपरेटर को सबसे बड़ा फायदा यह था कि 40,000 पर अगर बैंक निफ्टी को बंद कर देंगे तो उनको मैक्सिमम गेन होगा, ना तो कॉल वालों के पैसे देने पड़ेंगे ना पुट वालों को पैसे देने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली उसी की वजह से आप देखिएगा कि निफ्टी बैंक 40,000 पर क्लोज हुआ है। तो मुझे ये रीज़न ज़्यादा लगता है, और ऊपरी लेवल्स पर मुझे लगता है कि अब निफ्टी बैंक के ऊपर बेशक से टेक्निकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग बोले, लेकिन मुझे लगता है कि अब 40,000 के ऊपर जैसे ही अब ये जहाँ पर आया है एक सेलिंग प्रेशर है। और जो है मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके के आप एफ के डेटाज देखेंगे या DIIs के, अगर DIIs ने अगर बाइंग नहीं की तो FIs अगले 4 दिनों के अंदर बाजार को बहुत बुरे तरीके से तोड़ सकते हैं। ऐसा जो है डेटा पॉइंट बता रहे हैं, ये मेरे अपने ऑब्जर्वेशंस नहीं है, मैं डेटा के एनालिसिस से बात कर रहा हूँ। ये देखिएगा बैंक निफ्टी की कैंडल मजबूत है और शायद बहुत बढ़िया सेटअप भी जो आपको टेक्निकल फ्रंट्स पे नजर आए। कोटक महिंद्रा बैंक आज का सितारा, मैंने आपको बोला 326। ICICI बैंक, SBI, PNB और HDFC बैंक सभी पॉजिटिव थे। देखिएगा HDFC बैंक तो 1676 पे बंद हुआ है, ये 1664 पे काम कर रहा था, 64 पे। ये सब इसकी देन है। ICICI बैंक भी 10 रुपये चला, क्यों? क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक जैसे 2100 तोड़ के आया तो 2180-90 पे काफ़ी अच्छी सेलिंग थी, 5-7 रुपये नीचे जाता था फिर बाउंस करता था, और जब 2100 के ऊपर 2:30 बजे के बाद भी रुका नहीं, और फिर उसके अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आई, और फिर उधर से जो है अपॉर्चुनिटी वालों ने भी बैंकों के शेयर उठाने शुरू किए। तो ये बैंक निफ्टी की जो 500-550 पॉइंट्स के ऊपर की जो रैली, यानी कि जो कुल मिला के भी क्लोजिंग बेसिस पे 600 पॉइंट की है, और उसकी बदौलत आज आपको निफ्टी की गिरावट बचा ली। नहीं तो आज एक समय तो ऐसा लग रहा था कि आज निफ्टी 18,000 भी तोड़ देगा, और 18,000 अगर निफ्टी तोड़ देता साइकोलॉजिकली तो जो है ये तेज़ी करने वाले बहुत परेशानी में आ सकते थे। तो तेज़ी करने वालों ने पहले ही आज कुछ चुनिंदा शेयर्स को पकड़ रखा था, और कोटक महिंद्रा बैंक को इस तरीके से चला रखा, तो पता नहीं कितनी बड़ी कोटक महिंद्रा बैंक में न्यूज़ है उनके पास। लेकिन अभी तो देखिएगा 2-3 दिन में पता चलेगा कि न्यूज़ थी या वास्तव में FNO के ट्रेड की वजह से थे। इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक में थोड़ी सी कमजोरी। इसके साथ साथ जो हम बात करें FIs के डेटा पॉइंट की, तो डेटा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट किस लिए? 2818 ये FIs ने कैश में सेलिंग करी है। अरे माय डियर, इतनी सेलिंग कर दी और बाजार थोड़ा सा ही टूटा। बात ये थी हमारे DIs ने बचा लिया 428 करोड़ की सेलिंग, बाइंग सॉरी। इन दोनों ने कल मिलकर 3400 करोड़ से ऊपर की सेलिंग की थी। दोनों ने मिलकर 3,000 करोड़ की सेलिंग की थी 19 तारीख को। इससे पहले इन्होंने बाइंग की थी। हफ्ते की, महीने की कुल सेलिंग है 7,000 करोड़ की। देखिएगा FIs का ज़्यादा पता नहीं चलता अगर डेटा पॉइंट में अगर कोई मैनिपुलेशन नहीं है। तो ये देखिएगा यहाँ पर अभी इन्होंने सेलिंग कर दी, और 3 दिनों में इन्होंने इंडेक्स में बाइंग की थी, यानी कि हेजिंग की थी, और उसके सामने इंडेक्स को बेच दिया। अब सबसे खास बात ये 1, 2, 3, 4 इन 4 दिनों के अंदर 8,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग FIs स्टॉक फ्यूचर में कर चुके हैं, और कुल महीने के अंदर 11,293 की सेलिंग कर चुके हैं। इस सेलिंग से ये तो पता है कि बाजार नीचे जाए या ना जाए,
अगर एफआईज का ट्रेंड सेम रहा तो बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे, नीचे जाए ना जाए, इसके बहुत अच्छी संभावना जो है बनती है, जो डेटा पॉइंट है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर डीआईआईज ने बाइंग करी या एफआईआईज ही ऐसे ही है पलटी मार लेते हैं ये, क्योंकि डेटा कभी कभी देखिएगा लगातार 3 दिन बाइंग के थे, फिर एकदम इतनी हैवी सेलिंग हो गई, तो इनका पता नहीं होता। तो हालांकि अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है एफआईआईज की, तो आप ये समझिएगा बहुत अच्छी सेलिंग हो सकती है, 18,000 भी निफ्टी तोड़ देगा अगर ये कंटिन्यू रहती है। लेकिन अगर आप पुट कॉल रेशो को देखोगे, अगर हमारे मिस्टर इंडिया ने एफआईज को फंसा दिया तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट्स पोजीशन बहुत ज़्यादा है। 7,000 करोड़ का एफआईज का जो है कैश में सेलिंग है, इसी के साथ उनकी 11,000 की देखिएगा पूरे महीने के अंदर स्टॉक में सेलिंग है। तो इतनी सेलिंग के बाद अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो फंस सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अभी इतना जल्दी जो है इनको फंसाना इस लेवल पर आसान नहीं, क्योंकि बाजार हायर लेवल पे और रिजल्ट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पुट कॉल रेशियो तो देखिएगा ये कह रही है कि दोनों में बाउंस बैक आना चाहिए, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी के मुकाबले में निफ्टी में तो श्योरली पुल बैक आना चाहिए। तो मुझे कल के लिए निफ्टी में कमजोरी थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन कल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में ऊपरी लेवल से सेलिंग आ सकती है, क्योंकि जिन्होंने भी ऑप्शंस के 4 दिन में सौदे बनाए अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए, वो भी थोड़ा सा सांस लेंगे, और उस सांस लेने की बदौलत मुझे ऐसा लगता है कि वो निफ्टी के साथ जो है कपलिंग करने की कोशिश करेंगे, और उसकी कपलिंग होने की वजह से निफ्टी शायद थोड़ा सा कंफर्टेबली अपने आप को स्टैंड कर पाए। और अगर निफ्टी में भी देखिएगा 18,050 टूटता है तो 18,000 भी टूट सकता है। 18,000 और 18,050 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे। फिर अगर 18,000 तोड़ने के बाद आधे घंटे भी अगर बाजार काम करता है तो फिर आप बहुत ही जल्द आने वाले मंडे तक शायद 17,800 के भाव भी निफ्टी में देख सकते हैं। कुल मिलाकर ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन देखिएगा, हालांकि आजकल ऑप्शन चेन के फिगर्स जो है ज़्यादा काम नहीं कर रहे, हालांकि 18,200 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग है, तो 18,200 पहली हर्डल होगी। स्पोर्ट के मामले में देखें तो 18,050 जो है आज जहाँ से बाउंस किया टेक्निकली वहाँ पर बनती है, लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन को देखेंगे तो ये देखिएगा 18,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जहाँ पे 50,000 कॉन्टैक्ट है, तो 50,000 कॉन्टैक्ट 18,000 के अंदर है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल। और देखिएगा 18,200 पर कॉल में 84,000, तो 18,000 आज की ऑप्शन चेन के हिसाब से तो 18,200 क्रॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन पुट कॉल रेशियो अलाउ करती है कि एक शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। मुझे क्लोजिंगली ये लगता है कि 18,200 पे वॉच करना चाहिए। 18,200 के नीचे बाजार मंदा है, 18,200 के ऊपर तेज है। सीधा शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, एक ही सीधा चक्कर क्लोजिंग रिमार्क्स करूँ, उसी को मैं आप सबसे पहले ले रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, तो क्लोजिंग रिमार्क्स मैं आपको यहीं बता रहा हूँ। निफ्टी में 18,200 से नीचे मंदी, 18,200 के ऊपर तेजी। बैंक निफ्टी तो देखिएगा, बैंक निफ्टी में 40,000 का लेवल आ गया है, 39,800 39,800 के नीचे मंदी, और 40,000 के ऊपर तेजी। 39,800 से 40,000 का अनडिसाइसिव एरिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। 39,300 मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 39,300 अगर टूट गया तो फिर मंदी बनेगी। ऊपर के लेवल्स पर देखिएगा अनचार्टेड टेरिटरी में, तो 40,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलता रहेगा तो तेज़ी बनी रहेगी। तो 40,000 एक क्लोजली वॉच करने वाली स्थिति है, और 39,800 और 40,000 के बीच में कंसोलिडेशन है। 39,800 के नीचे काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा बैंक निफ्टी। 3900 39,400 के बीच में अच्छी सपोर्ट है, अगर ये क्रैक करती है तो फिर 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी जा सकता है। बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि ऊपरी लेवल्स पर अभी भी बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि ऑप्शंस के जो डेटा थे वो इस हफ्ते के लिए उन्होंने एडजस्ट कर रखे थे। लेकिन जो अब कंपिटिटर हैं, जो कि बुल्स और बियर्स के बीच में जो रस्साकसी रहती है, तो वहाँ पर अब बियर्स एक कंफर्टेबल है, क्योंकि उन्होंने माल धीरे धीरे छोड़ा था। तो वो अब लास्ट के 4 दिनों में उन्होंने अगर मंदी बना रखी होगी तो वो अब हैविली जो है सेक्टोरियल जो है चेंज करके सेलिंग करते हैं, और वो बड़े स्मार्टली सेल करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी को आज बेच रहे थे, तो कल हो सकता है कि फाइनेंशियल्स के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर का प्रहार हो। तो मुझे कल के लिए ऐसा लगता है कि अगर कल फाइनेंशियल्स में सेलिंग नहीं हुई तो फिर देखिएगा बुल्स दोबारा से बाजार को कंट्रोल में ले लेंगे। तो कल बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल्स में कमजोरी आनी होगी, अगर वास्तव में निफ्टी को 18,000 के नीचे जाना है। अगर 18,000 के नीचे निफ्टी नहीं जाना है तो देखिएगा उनमें सेलिंग भी नहीं आएगी। तो 18,000 के नीचे अगर बाजार को जाना है तो आपको फाइनेंशियल्स पर नज़र रखनी है। फाइनेंशियल मजबूत तो बैंक निफ्टी 18,000 नहीं तोड़ेगा, फाइनेंशियल कमज़ोर तो बैंक निफ्टी 18,000 तोड़ देगा। निफ्टी मिड कैप 31,356। आज देखिएगा सांस लिए 2 दिन की बाद, सांस इसलिए कि 122 पॉइंट ही गिरा है। अगर देखें तो नीचे के लेवल 31,025 से बाउंस बैक किया।
इसका मतलब मिड कैप ने भी और निफ्टी ने देखिएगा 18,040 से 48 से जो है रिकवरी लिया। तो कुल मिलाकर दोनों ने अपने बेस से रिकवरी लिया। कैंडल देखिएगा, कैंडल निफ्टी की तरह ही है बिल्कुल सेम। तो मिड कैप इंडेक्स की, बैंक निफ्टी की कैंडल से मजबूत है बस। अदानी गैस, IRCTC, एंड्योरेंस, SRF यहाँ पे तेजी थी। हिंदुस्तान जिंक देखिए, मेटल में माइंट्री और टेक्नोलॉजी तो आज देखिएगा सारे ही गिरे हो जाए। और दीपक नाइट्राइट में देखिएगा वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई थी और वहाँ से भी देखिएगा एक वीकनेस, और लगातार वीकनेस थी, कल भी इसके अंदर वीकनेस थी। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड एक दिग्गज कंपनी, बेहतरीन कंपनी। इसकी अल्फा मेंबर्स के साथ जो हमने कल वीडियो शेयर की थी वो अभी मैं मेन फोरम के ऊपर भी आपको शेयर कर दूंगा। तो वो वीडियो आज के मार्केट आवर से पहले हुई थी, और इसी तरीके से मैंने जो एक दिन पहले अल्फा मेंबर्स के साथ वीडियो शेयर की थी वो भी कल मैंने आपके साथ पब्लिश की थी। तो वो वीडियो भी मैं भी पब्लिश करूँगा। और अल्फा मेंबर्स आपके लिए आज जो हमारे अल्फा स्टॉक्स हैं उनमें से किसी स्टॉक्स के ऊपर जो भी रिजल्ट आए हैं उनके बारे में चर्चा मैं आपके साथ करता हुआ नजर आऊँगा। तो आज हैवेल्स इंडिया लिमिटेड क्यों गिरा, रीज़न सीधा मैं आपको जो बताता जा रहा हूँ। मार्जिन पे प्रेशर, प्रेशर आ रहा है कोस्ट की साइड से। बाज़ार में डिमांड ग्रोथ नहीं है इतनी, लेकिन सीधी सी बात यह है कि उस सेम डिमांड जो पहले डिमांड थी उसी डिमांड के प्राइस बढ़े हुए हैं। तो चीज़ें सप्लाई चेन की डिस्टर्बेंस की वजह से बढ़े हुए हैं। आप कोई भी चीज़ लेने जाओगे, अब मान लीजिएगा आप टाइल्स भी लेने जाओगे तो वो बता रहे कि जी टाइल्स की कीमत इसलिए बढ़ गई कि रॉ मटेरियल बढ़ गया, एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ गई, और सबसे खास बात है कि लॉजिस्टिक यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत तेज़ी से जो है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, और वो सप्लाई चेन के डिस्टर्बेंस में सबसे ज़्यादा आ रहा है। और उसका मुख्य कारण, लॉजिस्टिक कॉस्ट का बढ़ने का मुख्य कारण जो फ्यूल्स के जो प्राइस हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो जब आप देखेंगे तो एयरक्राफ्ट्स के भी जो फ्यूल्स हैं उनकी भी रेट तेज़ी से बढ़े हैं। पेट्रोल देखिएगा 100 रुपये से ऊपर जो है पिछले 2-3 महीने से चल रहा है। इंटरनेशनली क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ है। तो ये जो प्रेशर है ये बाजार अब शायद भाप रहा है, और जिसकी वजह से आप पिछले 2-3 दिन से निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर्स देख रहे हैं। इसके अलावा स्मॉल कैप और मिड कैप के भी जो है चुनिंदा शेयर्स या ऐसे शेयर्स जिनके ऊपर कॉस्ट प्रेशर है उनमें एक सीवियर सेलिंग आप देख रहे हैं। और ये देखिएगा कल मैंने सिमिलरली एनालिसिस जो है हैवेल्स के बारे में किया था, और हैवेल्स एक समय तो आज देखिएगा करीबन 12% के आसपास की गिरावट के साथ काम कर रहा था। 1210 तक चला गया था, लेकिन फिर भी देखिएगा 1285 पे सेटल हुआ, और करीबन 8.5% की गिरावट के साथ जो है हैवेल्स ने कामकाज किया। और ये देखिएगा ये जो हैवेल्स गिरा था ये भी देखिएगा ये पुल बैक नहीं करता, ये तो बैंक निफ्टी की बदौलत जो है आज निफ्टी में रिकवरी आ गई, जिसकी वजह से हैवेल्स भी संभल गया। अगर निफ्टी में कल फिर वीकनेस आती है तो कुछ ऐसे शेयर्स जो आज रिजल्ट जिन्होंने पेश किए उन पर प्रेशर हो सकता है, जिसमें से एग्रोटेक फूड लिमिटेड्स के जो रिजल्ट्स हैं वो बेहद ही जो है निराशाजनक है। मैं निराशाजनक ये कहूँगा क्योंकि जो उम्मीद थी उतने प्रॉफिट्स नहीं है, और सबसे खास बात ये मेरे लिए प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी बुरे तरीके से डेंट पड़ा है उसके ऊपर। तो शायद बाजार उसको एक नेगेटिवली जो है रिएक्ट करता हुआ नजर आए। कुछ और भी कंपनीज के रिजल्ट्स है, जैसे मैंने आपको साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट्स के बारे में भी चर्चा की आज की इस वीडियो के अंदर। आपको एनालिसिस कैसा लगा, फिर भी मैं आपको क्लोजिंग रिमार्क्स बता दूं। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपरी लेवल्स के ऊपर सेलिंग प्रेशर जो है बना हुआ है बाजार के अंदर। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्फ्लेशन, और वो इन्फ्लेशन आ रही है क्रूड ऑयल के प्राइजेस की वजह से, और जो सप्लाई चेन की जो डिस्टर्बेंस है, जो वास्तव में पिछले साल जब बाजार गिरा था तब ये कह रहे थे कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी कोविड की वजह से, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ हो रही थी। भगवान ने सप्लाई चेन जो है पूरे दुरुस्त रखी, और हमारे जो पॉलिटिशियंस थे या जो हमारे सेंट्रल बैंक्स थे उन्होंने सही मेजर्स लिए। लेकिन देखिएगा वो सप्लाई चेन की डिस्टर्बेंस अब है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी पिछले साल बाजार ने करेक्ट किया था। लेकिन एक चैलेंजेस मुझे लगता है कि नियर टर्म में आ सकता है हमारे जैसे बाज़ारों के लिए, इंडिया जैसे बाज़ारों के लिए जहाँ पे रन अप बहुत ज़्यादा हो चुका है, और जो हमारी छोटी या मझोली कंपनीज़ हैं वो शायद उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगी जितने कि उनके शेयर्स प्राइस चल चुके हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल रही है। ये था मेरा एनालिसिस, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।